बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार में। आज हम 12th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया लास्ट वीडियो में और आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों AOD मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब अवकलन के अनुप्रयोग। तो आज का पहला क्वेश्चन पार्ट हमारा 1 है ही। ओके, क्लास 12th है बच्चों आपकी, इसको रब कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही जल्दी करेंगे, इंट्रोडक्शन आप सबको पता है। अब केवल मेन क्वेश्चन करने वाले क्योंकि एग्जाम का 1 महीना भी नहीं बचा। ओके, तो क्वेश्चन आपके पास फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी दो क्वेश्चन है बच्चों, एक पार्ट आप करेंगे एक पार्ट मैं करूंगा। ओके, तो बच्चों एरिया ऑफ सर्किल में रेट ऑफ चेंज पूछा है उसने विद रेस्पेक्ट टू r। तो बच्चों एरिया ऑफ चेंज इन सर्किल का एरिया ऑफ चेंज यानी कि समझे, मतलब रेट ऑफ चेंज क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज कुछ भी हो सकता है बच्चों, जैसे एरिया में पूछ ले आपसे, वॉल्यूम में पूछ ले, किसी के वॉल्यूम में, सिलेंडर के वॉल्यूम में, सिलेंडर के CSA में, TSA में, इस तरह से इसके सर्कमफ्रेंस में रेट ऑफ चेंज पूछ सकता है आपसे। तो ये होता है बच्चों, सबसे एरिया में पूछा है तो उसने DA अपॉन हमें क्या फाइंड करना, DR फाइंड करना है। DA अपॉन DR वेयर A इज द एरिया ऑफ सर्किल एंड R इज द रेडियस ऑफ सर्किल। ओके, मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमें, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ओके, अगर ये R नहीं कहता तो हम लोग क्या करते, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव कर देते, लेकिन उन्होंने कहा खुद बोला है विद रेस्पेक्ट टू R। ओके, तो कैसे करते हैं बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हम लोग रेट ऑफ चेंज वाले। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन A पार्ट करेंगे हम और रेडियस के बराबर बच्चों 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले जो रेट ऑफ चेंज उसने आपसे फाइंड कराया है, किसी में फाइंड करा सकता है आपको, एरिया ऑफ सर्किल में। तो अगर इसने एरिया ऑफ सर्किल में रेट ऑफ चेंज फाइंड कराया है, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर फाइंड कराई है, तो सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, यानी एरिया ऑफ सर्किल आपको पता होना चाहिए। वो किसी में भी फाइंड कराए आपको उसका फॉर्मूला याद होना है। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कराए तो वॉल्यूम सिलेंडर का फार्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में कराए तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर याद होना चाहिए, मतलब गोले का आयतन याद होना चाहिए। तो अब यहाँ एरिया ऑफ सर्किल है तो एरिया ऑफ सर्किल पहले लिखेंगे क्या होता है। ओके, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो हमने एरिया ऑफ सर्किल को A से डिनोट कर देते हैं बच्चों, A फॉर एरिया। ओके, तो निकालेंगे बच्चों हम DA अपॉन DR, स्मॉल r बनाएंगे, DA अपॉन DR यानी किसका, R के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसका, तो लिखेंगे ऐसा करके DA अपॉन DR। एक कौन है बच्चों हमारा, पाई r स्क्वायर। ओके, यहां वैल्यू पुट करें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, r स्क्वायर का 2r यानी हो जाएगा बच्चों 2 पाई r। क्या आ गया बच्चों, DA अपॉन DR, ये रेट ऑफ चेंज है। अब r की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमारा DA अपॉन DR क्या आया बच्चों, 2 पाई इंटू 3 यानी 3 2 जा 6 पाई। ओके, समझे बच्चों, कितना आया। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एन साइड ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube is increasing when the side is 10 centimeter long? यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, एक घन है हमारे पास, क्या आपके घन आप जानते हो, घनाभ। तो ये घन है बच्चों, तो जब घन की जो एक भुजा है, लिखेंगे बच्चों घन की एक भुजा का जो परिवर्तन की दर है, लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे बच्चों, एक घन की भुजा की परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो जब घन की भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो घन के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हिंदी में समझ में आ गया बच्चों, लिख भी ले होगा, अगर नहीं आया तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा करा देंगे। यानी एक बार और बता रहा हूं हिंदी में, एक घन की भुजा की परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। जब घन की भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो घन के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ओके, तो कैसे करेंगे, अब घन की जो एक साइड है बच्चों, मतलब क्यूब की एक साइड है, उसकी जो रेट ऑफ चेंज गिवन है किसमें, साइड में। अगर मैं साइड को A मान लूं तो क्या गिवन है हमें, DA अपॉन DT। ओके, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट द साइड ऑफ क्यूब, यानी हिंदी में अगर बात की जाए बच्चों क्या लिखेंगे, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा बराबर हमने क्या कहते हैं बच्चों, A सेंटीमीटर, मतलब A ऐड कर लिया हमने। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसने क्या दिया बच्चों, जो घन की साइड है, मतलब जो घन की भुजा, उसमें रेट ऑफ चेंज गिवन है, मतलब A है हमारी साइड और रेट ऑफ चेंज 3 है, तो समझ लो क्या गिवन है, ये 3 किसकी वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू बच्चों DA अपॉन DT की। ओके, DA अपॉन
dt की वैल्यू कितनी बच्चों 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और इसने क्या फाइंड कराई बच्चों, आपको वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज फाइंड कराया है, यानी आयतन में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब कि हिंदी में लिखेंगे बच्चों घन का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों a की पावर 3, मतलब भुजा की घात 3, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हम डिनोट करते हैं v से, मतलब v इक्वल टू क्या हो गया बच्चों a की पावर 3। और जब वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज उसने फाइंड कराया आपसे, तो वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज मतलब dv अपॉन dt फाइंड कराया बच्चों, उसने क्या फाइंड कराया है dv अपॉन dt। तो इसको हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा बच्चों dv अपॉन dt इज इक्वल टू a की पावर 3 का डेरिवेटिव बच्चों 3a स्क्वायर, लेकिन a का दोबारा करना होगा तो क्या आएगा बच्चों da अपॉन dt। ओके, और da अपॉन dt की वैल्यू ये है हमारे पास 3, यहां पुट करेंगे, एंड a की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे 10। क्यों पुट करेंगे, उसने खुद कहा है जब उसकी साइड 10 हो जाती है तो यहां पुट करेंगे बच्चों a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड da अपॉन dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये पुट करना है हमें, समझ में आया बच्चों। ओके, तो यहां पुट कीजिए आप, तो ये जाएगा बच्चों dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू d अपॉन dt मतलब 3। ओके, 10 का स्क्वायर 100 और 3 3 जा 9 मतलब 900 मतलब 900 सेंटीमीटर पावर 3 पर सेकेंड। ये आया हमारा dv अपॉन dt। और सेंटीमीटर का क्यूब क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम की जो इकाई होती है वो क्यूब होती है। ओके, तो समझ में आ गया होगा बच्चों, कुछ नहीं करना, साइड में रेट ऑफ चेंज गिवन था, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अ बैलून which always remains spherical has a variable radius, find the rate at which its volume is increasing with radius when the latter is 10 cm। अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों तो हिंदी में इसका मीनिंग है बच्चों, बुक है मेरे पास, तो हिंदी में बच्चों ये है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार होता है, मतलब एक गुब्बारा है बच्चों क्या एक गोलाकार, मतलब इस गोलाकार से पता लगे ये गोला है, यानी यहाँ गोले के सूत्र यूज होने वाले हैं, स्पेयर के, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, टीएसए या जो भी यूज होगा वो क्वेश्चन बताने वाला, यानी गोला है, आपको फिगर मालूम होनी चाहिए बस। ओके, तो ये गोलाकार है, तो कह रहा है कि त्रिज्या, इसके त्रिज्या के सापेक्ष, समझे, किसके सापेक्ष, इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में इसके वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज बताइए जब इसकी रेडियस 10 हो जाती है। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर किसी को हिंदी देखनी है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिए, वहां पर आपको हिंदी मिल जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझते हैं। A balloon which always remains spherical has variable radius, find the rate at which its volume is increasing with radius when the latter is 10 cm। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, कैसे करेंगे, तो लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पहले वॉल्यूम को लेट कर लो, मतलब मैंने v कह दिया बच्चों, माना अरे v से डिनोट करते हैं ना हम लोग, समझ में आया बच्चों, वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे। ओके, यानी माना गोले का आयतन बराबर v, और उसने परिवर्तन की दर किसमें पूछी, आयतन में, तो लिखेंगे बच्चों टेक, पहले हम लिखेंगे बच्चों पहले वॉल्यूम मतलब v बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों 4/3 पाई r की पावर 3, यही तो होता है। अब इसका r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि इसने r के रेस्पेक्ट में मांगा है आपसे, तो लिखेंगे dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 पाई r की पावर 3 का 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट। ओके, तो ये जाएगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई, और r की वैल्यू इसने क्या पुट कराई बच्चों यहाँ पर 10, यानी अगर हम यहाँ चेक करें r की वैल्यू कितनी है 10 है, क्योंकि उसने कहा है खुद कि इसकी रेडियस है वो 10 हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 10 का स्क्वायर 100 और 100 की 400 पाई सेंटीमीटर पावर 3 पर सेकेंड। ओके, ये इसका रेट ऑफ चेंज आया बच्चों, समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्या आ गया 400 पाई सेंटीमीटर पावर 3 अपॉन सेंटीमीटर। यहां पर सेकंड क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी सेकंड लिख दिया था, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं किया, आपका रेडियस के रेस्पेक्ट में किया है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ इसका यूनिट्स का, इसकी इकाई होगा। ओके, वॉल्यूम है और पर सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि हमने रेडियस के रेस्पेक्ट में किया है। अगर टाइम में करते तो यहाँ क्या आता बच्चों सेकंड आता, इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन मैंने कुछ कराए हैं।
2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2 या 3 क्वेश्चन आप करना। अब स्टार्ट कर रहे हैं नए टॉपिक बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर वर्धमान एंड ह्रासमान। तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब SI एंड SD। तो ये कैसे पहचान करेंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन पक्का आने वाला बच्चों, एक तो इंटरवल वाला जरूर आएगा कि इसका अंतराल फाइंड कराएगा आपको। तो आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जो क्वेश्चन बचेंगे नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ओके, तो सबसे पहले SI एंड SD मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कैसे पहचान होगी और ये कैसे होते हैं। मतलब कोई अगर हम ग्राफिकली समझे तो ये मान लो ग्राफ है बच्चों हमारे पास, कोई हमारा फंक्शन है वो निरंतर यानी लगातार वो इंक्रीज हो रहा है बच्चों इस तरीके से, तो वो क्या हमारा SI हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, SI। निरंतर बढ़ रहा है ऊपर की ओर लगातार, तो क्या वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, अगर वो निरंतर डाउन हो रहा है बच्चों इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये सब इंट्रोडक्शन आपको मालूम है, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देता चल रहा हूं, क्योंकि अब हमारा एग्जाम टाइम है, तो इंट्रोडक्शन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ओके, ये SD हो गया बच्चों, समझा है। और अगर दूसरी भाषा में समझा जाए, अगर विदाउट ग्राफिकली समझा जाए, तो आपके पास कोई फंक्शन की बना बच्चों fx, क्या की बना है, fx। हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बच्चों, डेरिवेटिव मतलब उसका अवकलन। अगर उसका अवकलन 0 से बड़ा आ जाए, मतलब f' क्या आ जाए बच्चों, 0 से बड़ा आ जाए, तो वो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। यदि उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, तो हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। मतलब अगर उसका अपलन 0 से बड़ा, तो SI मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान, और 0 से छोटा आ जाए उसका अवकलन, तो SD मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर ह्रासमान। समझ में आया बच्चों। हम लोग डेरिवेटिव की ही हेल्प से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, बाकी ग्राफिकली से नहीं करेंगे, हम डेरिवेटिव की हेल्प से करेंगे। आपको डेरिवेटिव करना है, ध्यान समझना, 0 से बड़ा और छोटा, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसको रब करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx = 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r। मतलब हमें सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है वो 3x + 17, वो r मतलब रियल नंबर पर क्या है, क्या नाम है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है। ओके, सॉल्यूशन, जो हमारा फंक्शन है fx = 3x + 17, एक लाइन का क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल एक हल्का सा लिया है आपको समझाने के लिए। तो मैंने ये बताया था बच्चों, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब अवकलन फाइंड करेंगे। ओके, तो अवकलन कीजिए बच्चों, इसका लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम जानते हैं बच्चों fx का क्या होगा, f' और 3x का 3 और 17 का 0, और बच्चों 3 आ चुका है और 3 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी ये क्या बच्चों, ग्रेटर देन 0, मतलब f' जो है वो क्या बच्चों, ग्रेटर देन 0 है। और अभी बताया था अगर आपका डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो लिखेंगे सो fx इज SI, यानी अतः यानी इसलिए fx निरंतर वर्धमान है। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx = sin x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2 एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 से π। ओके, समझ में आ गया हो बच्चों। यानी ये जो फंक्शन है बच्चों हमारा sin x, यहाँ दो इंटरवल है, एक है 0 से लेकर 90 डिग्री और दूसरा है 90 से लेकर 180। यानी हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग है, मतलब हमारे इंटरवल क्या है, इंक्रीजिंग है, और ये क्या है बच्चों, इसमें डिक्रीजिंग है। ओके, तो हमारा फंक्शन है, किस तरह हम चेक करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ध्यान समझना है बच्चों। सॉल्यूशन fx = sin x। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा रहने वाला बच्चों इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। तो टेक डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f' = sin का डेरिवेटिव cos x। ओके, अब ये cos आया बच्चों, अब ये cos 0 से बड़ा है या छोटा है, कैसे चेक करेंगे। अब ध्यान से, अब यही बात समझने वाली बच्चों। अगर मैं इंटरवल लूं बच्चों 0 से π/2, ओके, 0 से π/2 मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री, और 0 से लेकर 90 डिग्री की कोई भी वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। 0 से लेकर कोई वैल्यू पुट कर दो, 30 डिग्री रख दो, 45 रख दो, 60 डिग्री रख दो। यानी अगर हम कुछ भी वैल्यू, अगर हम cos 30 रखें तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2। और √3/2 क्या बच्चों, अरे 0 से बड़ी है, ये 0 से बड़ी आएगी। तुम 45 रख दो, 45 वैल्यू 1/√2, अरे कुछ भी आए 0 से बड़ी आनी है। cos 60 आप 60 वैल्यू पुट कर दो, cos 60 वैल्यू 1/2, ये भी 0 से बड़ी है।
ओके, तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। यानी ये cos x जो है इस इंटरवल में क्या है, 0 से बड़ा ही आ रहा है हर जगह। अरे 0 से लेकर 90 तक के बीच की जितनी वैल्यू ना सारी रख के देख लो बच्चों। ये केवल आपको रफली वर्क करना है, दिमाग लगाना है। ओके, तो हम बस एक लाइन लिखेंगे कि f डैश x जो है वो cos x है और वो क्या ग्रेटर देन 0 है इन इंटरवल 0 से π/2। और कैसे है ये प्रूफ हमने ये देखो यहाँ साइड में करके दिखाया है। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लिखना तो डायरेक्ट है, लेकिन आपके समझ में तो आ गया होगा कि क्यों है ये, इसलिए है। आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, 0 से 90 तक के बीच की कोई वैल्यू रखोगे, वो cos 0, cos 45, cos 30, cos 60, cos 70 कुछ भी रख दो, वो 0 से बड़ी ही आने वाली है। ओके, तो इसको ये इंक्रीजिंग हो गया, यानी cos x जो है 0 से बड़ा है किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। क्यों बड़ा है, ये रीजन है यहाँ पर। ओके, तो अब आपको लिखेंगे हम क्या, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2। ओके, अब इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे बच्चों जो उसका सेकंड पार्ट है ये वाला, ये π/2 से पाई, मतलब 90 से लेकर 180 तक। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू रखिए, 90 से लेकर 180 के बीच की वैल्यू, 90 से और 180 के बीच की वैल्यू, जैसे 120, 120 रख के देख लो, 150 रख कर देख लो। तो आप वैल्यू अगर 120 रख रहे हैं हम लोग, मैं निकाल कर दिखाता हूं, 120 cos 120, क्योंकि यहाँ cos है, डेरिवेटिव में cos आया है। cos 120 वैल्यू आप फाइंड करोगे तो cos 90 + 30, और cos 90 + 30 क्या होता है बच्चों, माइनस के sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2, और ये आ गया बच्चों माइनस के 1/2। आया नहीं आया, कुछ भी रख लो बच्चों, 150 रखो, वो भी माइनस का आएगा, निगेटिव आएगा पक्का। तो हम समझ गए हैं कि cos जो है वो इस इंटरवल में क्या है, माइनस है। ओके, अगर वैसे ही दूसरी लाइन में समझा जाए बच्चों, ये क्या है हमारा 0 से π/2 क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, और प्रथम चतुर्थांश में सारे ही प्लस होते हैं। और लेकिन ये क्या बच्चों, π/2 से पाई क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड यानी दूसरा चतुर्थांश है, और दूसरे में cos माइनस का होता है। और कैसे होता है देखो आ गया आपके सामने, कैसे भी समझ लो, ये समझ लो या क्वाड्रेंट के हिसाब से समझ लो। तो हमारे पास क्या है बच्चों, अब हमारा जो f डैश x है यानी cos x है वो लेस देन 0 है किसमें, इन इंटरवल पाई और π/2 में, पाई, यहां गलती हो गई बच्चों, क्या π/2 और पाई में, π/2 और पाई में क्या है, लेस देन 0 है। तो लिखेंगे सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, अतः ये निरंतर ह्रासमान है इस इंटरवल में। आया समझ में बच्चों, किस तरह करना होता है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि क्यों है, क्या रीजन है, रीजन हमारे सामने इधर है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यही लिखना है, या मैंने आपको सेटिस्फाई करने के लिए बताया कि ये इसलिए है, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। कभी आप सोचते सर ने डायरेक्ट ही नोट कर दिया, तो इसलिए इधर समझना है और ये लिखना है आपको एग्जाम में। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 101% ये आएगा पक्का, लिख कर रख लो इस बात को। ये बच्चों, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = 2x² - 3x इज ए पार्ट है बच्चों इंक्रीजिंग एंड बी पार्ट इसका डिक्रीजिंग। यानी ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, मतलब ये फंक्शन f(x) = 2x² - 3x का हमको अंतराल फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना, अंतराल, दो अंतराल फाइंड करने हैं कि किस इंटरवल पर वो इंक्रीजिंग है एंड किस इंटरवल पर वो डिक्रीजिंग है। मतलब किस अंतराल में वो इंक्रीज करता है, मतलब निरंतर वर्धमान है, और किस अंतराल में वो निरंतर ह्रासमान है। तो अंतराल वाला यानी इंटरवल वाला क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो कैसे करेंगे समझेंगे, और इसका मेथड क्या है बच्चों, जो भी हमारे पास फंक्शन होता है सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव करते हैं, मतलब अपकलन करेंगे, अपकलन करने के बाद उसके इक्वल 0 लेंगे, और 0 लेने पर आपको x की वैल्यू फाइंड होगी। हमेशा इंटरवल वाले क्वेश्चन में यही वर्किंग करनी है। तो x वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे, ओके। सॉल्यूशन f(x) हमारे पास जो गिवन है फंक्शन बच्चों 2x² - 3x, एक लाइन लिखेंगे छोटी सी बच्चों, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अपकलन करने पर f(x) का f डैश x, और इसका जाएगा 2x का 2 × 4x और 3x का 3। ओके, मैंने ही बताया था डेरिवेटिव हो गया, इसके इक्वल 0 लेंगे। तो लेंगे बच्चों टेक
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स वैल्यू क्या बच्चों 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 3/4। बस x वैल्यू आ चुकी बच्चों। अब यहाँ से ही इंटरवल बनेंगे और 100 ट्रिक्स दिमाग लगा के, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया। अब ये हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन आप जानते हो बच्चों, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा और यहाँ प्लस इनफाइनाइट होगा। यहाँ 0 होता है बच्चों बीच में, 0 से जो लेफ्ट होते हैं हमारे माइनस एंड राइट साइड में प्लस के नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये 3/4 क्या होगा, यहाँ मान लो 0 है तो इसको 100 नहीं करेंगे हम, सोच लेंगे दिमाग में, हमने कहते 3/4 हमारा यहाँ पर है। ओके, अरे 0 से राइट साइड में तो होगा, तो यहाँ पर 2 इंटरवल बन गए बच्चों। एक बना हमारा ये माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और एक इंटरवल बना बच्चों हमारा ये 3/4 से प्लस इनफाइनाइट। ये 2 इंटरवल बन चुके हैं बच्चों। अब हमें क्या चेक करना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। बस इंटरवल तो मिल गए हमें, लेकिन ये इंक्रीजिंग किस में है और डिक्रीजिंग किस में है ये देखना है। ओके, तो 2 इंटरवल बन चुके हैं बच्चों हमारे। इसका एक छोटा सा टेबल बनाएंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई? ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके टेबल बनाएंगे। टेबल बनते बच्चों यहाँ पर इंटरवल से लिखेंगे हम लोग। इंटरवल यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे एक, अभी पता लगा कैसे लेंगे। ओके, अब यहाँ लिखेंगे बच्चों हम कि जो हमारा एफ डैश एक्स का वो है क्या, साइन, यानी साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहां लिखेंगे इसकी नेचर, मतलब प्रकृति। ठीक है, यहां जिसका चिन्ह आएगा बच्चों, मतलब एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या आने वाला है बच्चों, ये हमें देखना है। इंटरवल क्या बने बच्चों, पहला इंटरवल बना बच्चा है माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और दूसरा इंटरवल बना बच्चों 3/4 से इनफाइनाइट। ओके, अब समझना है, देखो दोनों ही को पार्ट होने वाले हैं और 1 मिनट की बात है स्टूडेंट। ये इंटरवल, ये बिंदु है, मतलब ये अंतराल, ये बिंदु, यहाँ एफ डैश एक्स का चिन्ह और यहाँ इसकी प्रकृति। कैसे पॉइंट, अब क्या है बच्चों, अब जैसे 2 इंटरवल बने बच्चों माइनस इनफिनिटी से 3/4, तो इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर उठा लो जो आपका मन करे। रफली वर्क है, यानी इसके बीच का कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 3/4 और माइनस इनफिनिटी का बीच का कोई भी नंबर उठा लो। जैसे 0 है, 0 भी इनके बीच में आएगा, -1, -2, -10, -100, -1000, -करोड़, कुछ भी नंबर उठा लो। एक नंबर उठाना है और हमें क्या रखना है, हम एफ डैश एक्स में पुट करना है। तो मैंने इनके बीच का कोई भी नंबर, जैसे -0 उठा लो जी, 0 का वर्क, ये रफा वर्क है बच्चों। यहाँ 0 पुट करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 × 0 -3 और 0 में 3 -3, यानी क्या साइन क्या आ रहा है बच्चों, माइनस का। ध्यान समझ रहना, 1-2 बिंदु और पुट करूंगा। 0 से पीछे को चलो, -1, -2, -1 पुट कर लो, ये लो जी -1 पुट कर दिया। ओके, समझ में आया? क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, -1, 4 1 जा 4, -4, -3 कितना बच्चों, -7, देखो निगेटिव आ रहा है बच्चों। -2 पुट कर लो, ये लो बच्चों -2 पुट कर लो, 4 2 जा -8, -11 आ रहा है। कुछ भी पुट कर लो, अब इस इंटरवल का कोई भी नंबर पुट कर लो, चाहे सारे पुट करके देख लो, निगेटिव ही आएगा। हमें एक पॉइंट पर चेक करना होता है, कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी है। मैंने 0 पे भी चेक करके दिखा दिया, 1 पे भी चेक, -1 पे, -2 पे। तो हमने क्या करा, पॉइंट लिया बच्चों, जैसे हमने -1 पे पुट करा, -1 हमने पुट करा, तो हमारा साइन क्या आया था बच्चों, नेगेटिव आया था। क्या आया था, नेगेटिव, मतलब इसका चिन्ह क्या आया था, माइनस का आया था। 0, चाहे कुछ यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, 0, -1, -2, -10, एक लिखना कोई भी। ओके, और ये रफली वर्क है, और माइनस आया था। और हम जानते हैं जब ये नेगेटिव हो जाता है कौन, एफ डैश एक्स, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो इसकी नेचर क्या हुई बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर ह्रासमान। ओके, अब यहां आएंगे 3/4 और इनफाइनाइट, यानी इस बीच का कोई भी नंबर 3/4 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, इससे बड़ा कोई भी नंबर होगा, जैसे 1 होगा, 2 है, 10 है, 20 है, 100 है, कुछ भी रख लो बच्चों, और रखने पर चेक करो उसका साइन क्या आ रहा है। तो हम जैसे 1 पुट कर लें, क्योंकि 3/4 इससे बड़ा ही होगा, तो 1 पुट कर लो, एफ डैश एक्स में 1 पुट करेंगे हम। देखो यहाँ 4 × 1 -3, तो 4 1 जा 4 क्या है बच्चों, 1 आया। 2 पुट करके देख लो प्लस का, 4 2 जा 8 में 3 के 5 बचेंगे बच्चों। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है, हमें चेक करना इसका साइन क्या आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4, तो हमने मान लो 2 पुट करा, क्या पुट किया बच्चों, 2, और साइन क्या है बच्चों, प्लस आया। साइन क्या है बच्चों, प्लस है। जब ये साइन प्लस का है तो इसकी नेचर क्या होगी बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, मतलब निरंतर वर्धमान होगा। तो आपको इंटरवल मिल गए, अरे मिल तो गए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हुआ, ये हुआ, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल ये हुआ। अरे यही तो हमने फाइंड कराया था, अरे यही तो फाइंड कराया था, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन। अरे अंतराल ज्ञात कीजिए,
ए पार्ट में इंक्रीजिंग इंटरवल क्या बना 3/4 इनफाइनाइट, और बी पार्ट में डिक्रीजिंग का क्या बना बच्चों -इनफाइनाइट से 3/4। समझ में नहीं आया बच्चों? आ गया होगा। कुछ नहीं करना, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों। कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद उसके इक्वल 0 लेंगे, एंड 0 लेने के बाद वहां से x की वैल्यू फाइंड होगी, और x की वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। नंबर लाइन पे शो करने के बाद वहां से 2 या 3 इंटरवल तैयार हो जाएंगे। उन इंटरवल को इस तरह टेबल में फाइंड लिख लेंगे, ओके, और इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर एक उठाएंगे और उसके डेरिवेटिव में यहां रख देंगे, मतलब अपकलन में रख देंगे, और अपकलन में रखते ही आपको एक नंबर आएगा कोई ना कोई प्लस का या माइनस का। अगर माइनस का आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड प्लस का आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सॉरी, माइनस का आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड प्लस का आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? माइनस है तो SD, एंड प्लस है तो SI, मतलब निरंतर हासमान एंड निरंतर वर्धमान। समझ में आ गया स्टूडेंट? एक क्वेश्चन अभी और कराएंगे इंटरवल का, उसमें 2 या 3 इंटरवल फाइंड होंगे, अभी देखते हैं। ओके, इसको नोट कीजिए।